अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान ने टेक्नोलॉजी फॉर पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पर मबनी इख्तिरात और स्टार्टअप्स के तजुर्बात और रिवायती अद्वियात और निज़ाम तिब को शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के रुकन ममालिक के साथ इश्तराक करने के लिए 2 खुसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे को शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत की 22वीं कॉन्फ्रेंस में ये तजवीज़ पेश की। कॉन्फ्रेंस के अहम इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बातचीत की और एक पायदार और काबिल भरोसा सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत का भी अदा किया और इसके लिए कनेक्टिविटी मजबूत बनाने और राहदारी के हक़ को भी पुर करने पर जोर दिया। चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर उज़्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया और ख़ासकर तरक्की याफ्ता मुल्कों के सामने फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी और दीगर ऐसे कई मसाइल हैं। हमें इनके लिए रास्ते निकालने होंगे, आपको भी इन्हें लेकर पहल करनी होगी। मोदी ने कहा कि मैं आपका और यूक्रेन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहरान के वक्त में शुरू जब हमारे हज़ारों तुलबा यूक्रेन में फंसे थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हम उन्हें वहां से निकाल पाए। मोदी ने कहा कि आज का दौर जंग का दौर नहीं है। हमने फ़ोन पर कई बार इस बारे में बात की है और जमहूरियत से ही और बातचीत के ज़रिए ही मसाइल को हल किया जाना चाहिए। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों की बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई है। दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को
फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का। भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन आज केरला के कोल्लम से राहुल गांधी और दीगर कायदीन का सफर शुरू हुआ। दोपहर 11 बजे तक सफर करने के बाद पदयात्रियों ने वक्फा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने केरला के बेसहारा और परेशान हाल काजू कारकुनों से मुलाकात की और उनके मसाइल को सुना। कांग्रेस ने कहा कि मरकज और केरला हुकूमत के बेहिस रवैये की वजह से काजू के कारोबार के लिए मशहूर कोल्लम में 700 ताजिरों को काम बंद करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी वजह से काजू मजदूर के सामने बेरोजगारी का मसला खड़ा हो गया है। पार्टी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में काजू के ताजिरों को ज्यादा नुकसान हुआ और उसकी वजह से आज लाखों काजू मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कांग्रेस ने केरला के काजू मजदूरों की हालत जार के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और इल्जाम लगाया कि न तो मरकजी हुकूमत संजीदा है और न ही रियासती हुकूमत उनके मसाइल के हल पर तवज्जो दे रही है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने डिलीवरी बॉयज से भी बातचीत की। എൻ്റെ പേര് സുൽഫീഖർ എന്നാണ്. ഞാൻ സ്വിഗ്ഗി പാർട്ണറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് സെയ്ദിലാണ്, സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി ബോയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തതിൽ വളരെ അഭിമാനകരമാണ്. നമ്മൾക്ക് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡെലിവറി ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്, പലർക്കും പുച്ഛം പോലാണ്. നമ്മൾ ആരും തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ബോധേഡല്ല. ഈവൻ ഇതുവരെ ഒരു MLA അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓഫീസേഴ്സ് ആരും നമ്മുടെ താഴ്ന്ന രീതിയിലേ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് Problems with the motorcycle and scooter. They are getting only few money home. Out of this salary also they are getting only. നമ്മുടെ ഡെലിവറി ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഒരു പുച്ഛം പോലാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ അടുത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹാഭാഗ്യമാണ്. They are telling that the job of the delivery boys are very difficult. But they are very much happy that you like a leader is carrying them, hugging them. രാഹുൽ ഗാന്ധി സാർ എന്നൊരു വ്യക്തി നമ്മളെ വിളിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു, ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു, ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും രാഹുൽ ഗാന്ധി സാറിനുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. उत्तर प्रदेश में 2 दलित बहनों के साथ की गई असमंदरी और उन्हें कत्ल करके दरख्त पर लटका देने के बाद योगी हुकूमत अब तक नज्म व नस्क के हवाले से निशाने पर है। इसमें इख्तिलाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि
योगी हुकूमत में नाम निहाद आला ज़ातों का तसल्लुत कायम हो रहा है और दलितों को जुल्म सितम का शिकार बनाया जा रहा है। इसी ज़िम्मन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी हुकूमत के साथ मोदी हुकूमत पर भी नुक्ताचीनी की गई और कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए AICC के SC शोबे के चेयरमैन राजेश लेलुटिया ने कहा कि यूपी के लखीमपुर खीरी में मुल्क के 2 बच्चों के साथ इज्तिमाई असमतदरी की गई और उन्हें कत्ल किया गया। कांग्रेस इस वाक़े की मजम्मत करती है और अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ में जो देश की बच्चियां थीं, जो जघन्य अपराध हुआ, अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और उनको जान से मारकर जिस तरीके से आरोपियों ने पेड़ पे टांग दिया, इसकी कड़ी निंदा करती है। और उस परिवार के साथ में ऐसी घड़ी में उनके साथ में खड़ी है कांग्रेस पार्टी के पूरी लीडरशिप। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पिछले 4 सालों में 61,000 केसेस दलितों के ऊपर अत्याचार के और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के जो हुए हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके की घटना हुई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सांप्रदायिकता का रंग देकर पूरे मामले को डाइल्यूट करना चाहते हैं। मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ये बहुत गंभीर विषय है, दुख का विषय है, इसको राजनीति ना करी जाए, इसके ऊपर सांप्रदायिकता का रंग देकर इसको डाइल्यूट ना किया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 25% पूरे देश के अपराध की अगर हम बात करें, 50,000 अपराध पूरे देश भर में हुए इस पिछले साल में, उसका 25% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आरोपियों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करता हूं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त कानून बनाया जाए और योगी सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीरता से इस विषय को ले कि भविष्य में महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर अत्याचार के ऊपर अंकुश लगाया जाए। कौमी राजधानी दिल्ली से वाबस्ता शराब पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और आज यानी जुमे के रोज मुल्क भर के 20 शहरों में 40 मकामात पर छापामारी की गई। तेलंगाना के हैदराबाद में 20 मकामात पर तलाशी ली गई। इसके अलावा दीगर 6 रियासतों में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी टीम दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी छापे मार रही है। आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जुमे के रोज उनके घर समेत 5 ठिकानों पर छापे मारे थे। अमानतुल्लाह खान के 2 करीबियों के ठिकानों से 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। इनमें से एक पिस्टल फॉरेन की है जिसका लाइसेंस नहीं है। वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के मामले में ACB ने MLA के घर के अलावा जामिया, ओखला और गफू नगर में 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ACB की कार्रवाई पर अमानतुल्लाह ने कहा कि जांच करने वाले लोग कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है, लेकिन ये लोग CEO वक्फ बोर्ड की शिकायत पर ऐसा कर रहे हैं। दिल्ली में कूड़ों का पहाड़ पर एक बार फिर सियासत होने लगी है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे के रोज इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली को कूड़ों की राजधानी बनाना चाहती है और पहले से मौजूद 3 कूड़ों के पहाड़ को खत्म ना कर पाने के बाद अब ये 16 नए पहाड़ बनाना चाहती है। हालांकि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जुमे को एक बयान जारी कर कहा था कि कॉर्पोरेशन की जानकारी में आया है कि कुछ दावे किए गए हैं कि कॉर्पोरेशन ने दिल्ली में 16 मकामात पर नई सैनिटरी लैंडफिल साइट कायम करने का मंसूबा बनाया है। कॉर्पोरेशन उन इल्जामात को सिरे से मुस्तरद करता है। दिल्ली देश की राजधानी है और केवल दिल्ली वासी नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक खूबसूरत शहर हो, सुंदर शहर हो। दिल्ली वासी चाहते हैं कि सुंदर होगा तो उनको अच्छा लगेगा, वो अच्छे वातावरण में जी पाएंगे। देशवासी चाहते हैं कि बाहर से कोई भी आए तो उन्हें लगना चाहिए कि एक अच्छे देश की अच्छी राजधानी में गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए,
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, लेकिन सफाई बहुत ख़राब है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा कूड़ा है, जिसको लेके थोड़ी शर्म भी आती है सबको कि हमारी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और ख़ासकर ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, गाज़ीपुर और ओखला, ये केवल शर्म का कारण नहीं, लेकिन आसपास जितनी आबादी रहती है उसके लिए तो बिल्कुल नरक की ज़िंदगी है। एक एक पहाड़ के आसपास कई कई किलोमीटर तक इन कूड़े के पहाड़ों की बदबू पहुंचती है। चारों तरफ मच्छर मक्खी हैं। इन पहाड़ों पे जब तब आग लग जाती है, उसका धुआं चारों तरफ फैलता है। अगर आसपास के लोगों से पूछें तो एक तरह से उनकी ज़िंदगी जो है वो नरक बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शदीद बारिशों के दरमियान कई मकामात पर हादसे पेश आने की इतला मौसूल हुई है। राजधानी लखनऊ में शदीद बारिश की वजह से जुमे के रोज हौलनाक हादसा पेश आया, जिसमें दीवार गिरने के सबब 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर उन्नाव में भी मकान की छत गिरने के सबब 3 अफराद के हलाक होने की इतला है। उन्नाव में एक शख्स जख्मी भी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के कैंट थाने इलाके के दिलकुशा गार्डन में एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। इस हादसे में एक ही खानदान के 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। महलूकीन में 3 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग दीवार के पास सो रहे थे, जो अचानक उनके ऊपर गिर गई। पुलिस इंतजामिया मौके पर इमदादी काम अंजाम दे चुके हैं। उधर उन्नाव में देर रात गए एक मकान की छत गिरने से होने वाले हादसे में 2 नाबालिगों समेत 3 अफराद हलाक हो गए। हेलो, अरे एक मिनट, हेलो, अरे आपके पास जो है फ्लैश करा दो। हेलो, मैं यहाँ नेटवर्क मेरा कमजोर, आप फ्लैश करा दो। क्या क्या आपके पास जानकारी, आप बोलो। हेलो, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया जिसमें मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नाफिज करने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया था। मफाद आमा की अर्जी बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय के कानून की तालीम हासिल कर रहे बेटे की तरफ से दायर की गई थी।
हिंदुस्तान के अरबपति गौतम अदानी 154.7 अरब डॉलर यानी करीब 12,34,000 करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर गौतम अदानी ने यह मुकाम हासिल किया। यह पहली बार है जब कोई एशियाई फोर्ब्स बिलियनर्स इंडेक्स के टॉप 2 में शामिल हुआ। गौतम अदानी अब रैंकिंग में सिर्फ एलन मस्क के पीछे हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क 21,83,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ लिस्ट में पहले नंबर पर है। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर जुमे के रोज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इंदौर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल हो गया। इससे प्लेन इंदौर के लिए उड़ान नहीं भर पाया। इस प्लेन से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी भी सफर करने जा रहे थे। इस वाक़े के बाद खिलाड़ी उतरकर लॉबी में आ गए। दूसरी जानिब इस वाक़े के बाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन ने जमकर हंगामा किया। उधर रनवे खाली न होने की वजह से मुंबई से आने वाली फ्लाइट करीब 1 घंटे तक हवा में घूमती रही। इस वाक़े के बाद से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की टीमें अभी भी एयरपोर्ट के अंदर बैठी थी। उनको फिर से फ्लाइट में बिठाने का इंतजाम किया जा रहा था। Please read the safety instruction card placed in your seat pocket in front. Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle. To tighten, pull the loose end. To open, lift the buckle. Keep your seatbelt fastened at all times. महाराष्ट्र के नासिक में बीच सड़क 2 खवातीन के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये मामला पिंपल गांव टोल प्लाजा का है। वहां जब कार सवार एक खातून टोल फीस दिए बिना जाने लगी तो टोल बूथ पर मौजूद खातून मुलाजिम ने उसे रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच जमकर तू-तू में हुई। इसके बाद की बहस हाथापाई तक पहुंच गई। टोल लेन में बीच सड़क की दोनों के बीच जमकर घूमते चले। दोनों ने एक दूसरे के बाल खींचे और ताबड़तोड़ तमाचे भी चल दिए। बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से लगाया जा सकता है। इसे दिल्ली पुलिस के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में तेजी से आ रही बाइक की टक्कर एक कार से हो जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बावजूद बाइक चलाने वाला बच जाता है क्योंकि वो हेलमेट पहना था। 15 सेकंड के इस वीडियो में दिखा जा सकता है कि नौजवान एक बार नहीं बल्कि 2 बार बाल बाल बचता है। कार से एक्सीडेंट होने पर वो सड़क पर गिर जाता है और उसकी बाइक घिसकते हुए खंबे से टकरा जाती है। मामला यही नहीं थमता, इसके बाद नौजवान पर वही बिजली का खंभा भी गिर जाता है।
ये पूरा वाकया महज 10 सेकंड में होता है। इस हादसे में कोई भी बुरी तरह जख्मी हो सकता था, लेकिन इस शख्स की जान उसके हेलमेट ने बचा ली। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को कैप्शन दिया, भगवान उसी की मदद करता है जो हेलमेट पहनता है। महज 20 घंटे में ही इसे 9 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसे 30,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया और 6,000 से ज्यादा यूजर्स शेयर कर चुके हैं। देहरादून के सिटी हार्ट हॉस्पिटल के पास तैनात एक ट्रैफिक कांस्टेबल का अनोखा अंदाज काफी बहस में है। ये जवान होमगार्ड के जोगेंद्र कुमार हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अनोखे अंदाज में मूवमेंट करते हैं। जब उनसे इस स्टाइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग ट्रैफिक सिग्नल में रुकने पर अब ऊब ना जाए, इसलिए वो अनोखे पहलू लेकर आए हैं। होमगार्ड के जोगेंद्र कुमार कहते हैं कि उन्हें अपना काम करने में काफी मजा आता है। उनका ये वीडियो वायरल होने पर मकामी पुलिस की जानिब से उन्हें इनाम भी दिया गया। चीनी शहर चांगशा में जुमे के रोज एक 42 मंजिला बिल्डिंग में शदीद आग लग गई। इस बिल्डिंग में सरकारी टेलीकॉम कंपनी समेत कई दीगर कंपनियों के दफ्तर हैं। हालांकि इस वाकये में अभी तक किसी के हलाक होने की जानकारी सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मकाम वाक़े पर 36 फायर टेंडर और 280 फायर फाइटर्स मौजूद हैं। कुछ घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो में बिल्डिंग से आग की लपटें और काला धुआं आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अब खार्किव के इजुम में एक इज्तिमाई खबर मिली है। यहाँ लगभग 440 लाशों को एक ही मकाम पर दफनाया गया है। खबर में 17 यूक्रेनी फौजियों की डेड बॉडी भी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसकी जानकारी दी। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। 6 महीनों के रूसी कब्जे के बाद 9 सितंबर को यूक्रेनी फौज ने इजुम शहर को फिर से रूस से छुड़ा लिया। खबरगाह के फुटेज में लकड़ी के क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। इस वाक़े की जांच कर रहे हैं खार्किव रीजन के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेर्ही बोलिव ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर को बताया कि इनमें से कुछ लोग एयर स्ट्राइक से मारे गए थे। बाकी की लाशों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। रूस पे इल्जाम है कि उसने लाखों लोगों को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया और इस पर बहुत से वॉर क्राइम्स के मामले, करीब 21,000 से ज्यादा वॉर क्राइम्स के मामले यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। जॉर्डन के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी के तर्जुमान अमीर अल सैर तावी ने बताया कि एक इमारत वहां पे गिर चुकी है जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। इमारत के मलबे से लाशें निकालने का काम जारी है। मिलने वाली इतलात के मुताबिक जॉर्डन के दारुल हुकूमत अमान में 13 सितंबर को इमारत मुनज़्ज़म होने से जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 13 तक पहुंच गई है। जॉर्डन के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी के तर्जुमान ने यह भी बताया कि इमारत के मलबे से लाशें निकालने का काम मजीद जारी है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि मुल्क में आटा 100 रुपये लीटर पहुंच गया है। इमरान खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया में उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। आमतौर पर आटे का वजन किलोग्राम में किया जाता है, लेकिन इमरान खान ने इसे लीटर में बताया है। महंगाई को लेकर दिए गए एक तकरीर के दौरान इमरान खान ने कहा कि आम आदमी को जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो आटा है। आटा दुगना हो गया है। हमारे दौर में 1 किलो आटा 50 रुपये आता था, आज वो कराची में 100 रुपये लीटर से ऊपर चल रहा है।
आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 5 महीने के अंदर ये सब कुछ आटा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।